हाँ, तो तीसरा फैक्टर जो हमें समझना है वो है कितने टाइम पीरियड का हम निकाल रहे हैं। तो टाइम पीरियड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, टाइम पीरियड। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या होगा, हम कितने इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकाल रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट चाहिए। एंड द लास्ट वन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टू कैलकुलेट, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो जेड वैल्यू एट पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल। पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल, जिस पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल पर हम वीएआर निकालना चाहते हैं, उस लेवल पर हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, जेड टेबल जिसे हम बोलते हैं, उस पर हमें जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये 5 फैक्टर हैं या 5 रिक्वायरमेंट हैं, आपको वीएआर अगर निकालना है तो आपको इन 5 चीजों को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ नॉर्मली तो देखो, आपको जेड वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी, बट फिर भी जो चारों कॉन्फिडेंस लेवल हैं, आप उसकी जेड वैल्यू याद भी रख सकते हैं इन केस अगर कल को एग्जाम में नहीं आई तो समस्या है। तो लिखें पॉइंट नंबर 6, फॉलोइंग जेड स्कोर वैल्यू, फॉलोइंग जेड स्कोर वैल्यू फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, following z score value from normal distribution corresponding to related related confidence level, following z score value from normal distribution corresponding to related confidence level are। अगर हम 90% कॉन्फिडेंस लेवल की बात करते हैं तो z वैल्यू है 1.28। अगर आपका क्वेश्चन 90% कॉन्फिडेंस लेवल का आता है
तो आपको Z वैल्यू 1.28 यूज करनी है। नाइन्टी 95% अगर कॉन्फिडेंस लेवल पर जाते हो तो आपको जो Z वैल्यू यूज करनी है 1.645। 97.5% कॉन्फिडेंस लेवल पर Z वैल्यू जो यूज होगी दैट इज 1.96। एंड द लास्ट वन इज 99% कॉन्फिडेंस लेवल। तो यहां हमारी जो Z वैल्यू है 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर है 2.33। ठीक है। प्रैक्टिकली जो सबसे ज्यादा लेवल काम में आता है 95 और 99। जो भी जनरली अगर हम टेक्स्ट बुक्स की बात करें या सीए एग्जाम के क्वेश्चन की बात करें तो जनरली यही दो कॉन्फिडेंस लेवल वो यूज करते हैं। तो इन दो की वैल्यू तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। 95% पर 1.645 और 99% पर आपकी 2.33। पॉइंट नंबर 7, हाउ टू कैलकुलेट VAR। हाउ टू कैलकुलेट VAR ऑफ एनी स्टॉक। अब अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का क्या निकालना है, VAR निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 1 day VAR, the formula given by the various analytics। 1 day VAR का फॉर्मूला डिफाइन किया गया है। तो 1 day VAR इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन इन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय Z वैल्यू। ये लीजिए फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है। अगर मुझे VAR निकालना है 1 day VAR अगर मैं निकालूंगा तो दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इन वैल्यू देन मल्टीप्लाई बाय Z वैल्यू। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 day VAR की वैल्यू आएगी। नाउ हियर स्टैंडर्ड डेविएशन इन वैल्यू इज इक्वल टू
इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू एसटी ऑफ स्टॉक। स्टैंडर्ड डेविएशन इन वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, स्टॉक के स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो मेरे पास मेरे फॉर्मूले का पहला पॉइंट आ गया, जेड वैल्यू बराबर टेबल वैल्यू एट गिवन कॉन्फिडेंस लेवल। ये लीजिए, जेड वैल्यू का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल पर जो टेबल वैल्यू आपको दी गई है वो हमारी पास क्या है, लिखो नोट, इफ nothing is mentioned in question, we assume 252 trading days, we assume 252 trading days in a year। अगर क्वेश्चन में डेज के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं बोला है तो हम एक साल में 252 ट्रेडिंग डेज क्या करेंगे, लेंगे। इन द सेम मैनर, इन द सेम मैनर 1 वीक इज इक्वल टू 5 ट्रेडिंग डेज। अगर मान लो क्वेश्चन कल को आ जाए कि आपको 1 वीक VAR निकालना है एंड क्वेश्चन इज साइलेंट, तो 1 वीक वी ऑलवेज अज्यूम कि मुझे 5 डेज VAR निकालना है। द रीजन बीइंग, अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट 5 ही दिन एक वीक में क्या होते हैं, ट्रेडिंग डे होते हैं। और 1 मंथ का मतलब होगा 21 ट्रेडिंग डेज। तो यानी अगर मान लो क्वेश्चन साइलेंट रहे, देखो मेरा कहने का मतलब समझना, एक तो वो आपसे खुद पूछ ले 10 डे VAR निकालो, 30 डेज VAR निकालो, तो उसी तरह से करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया कि जैसे 1 मंथ VAR निकालो, तो अब यहां पर प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत समस्या कई बार आ जाती है। प्रैक्टिकल मार्केट तो बोलता है कि 1 मंथ VAR का मतलब है 21 डेज VAR निकालो, बट इन जनरल टर्म्स हम 1 मंथ के बराबर क्या मान लेते हैं, 30 डेज VAR मान लेते हैं। तो ये अब एक बहुत बड़ी समस्या है कि बुक्स में एक अलग व्यू पॉइंट चलता है और
हमारे पास प्रैक्टिकल मार्केट में अलग चलता है। तो आपको एग्जाम में अगर मान लो 1 वीक आ जाए, अब एक या 1 मंथ पर ये ज्यादातर समस्या रहती है, 21 दिन और 30 दिन, तो देखो कुछ नहीं करना है, आपको ऑल्टरनेटिव आंसर निकालना पड़ेगा। प्रैक्टिकल सिनेरियो 1 मंथ इज इक्वल टू 21 दिन वीएआर, और थ्योरेटिकल 1 मंथ वीएआर इज इक्वल टू 30 डेज वीएआर। अगर कल को ऐसा आ जाए तो आपको ये करके आना है। मान के चलो कि अगर क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकली, तो ये प्रॉपर लिख कर देते हैं कि आप निकालो ही 30 डेज वीएआर। लेकिन अगर वीएआर ट्रेडिंग डेज के बेसिस पर निकालना है तो 3 लिमिटेशंस हैं ट्रेडिंग डे के ऊपर। 1 मंथ 21 दिन, 1 वीक 5 डेज, 1 ईयर 252 डेज। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 डे वीएआर का फॉर्मूला है। अब अगर मान लो हमने 1 डे वीआर निकाल लिया, तो हम इस पर बेस्ड कितने भी दिन का निकाल सकते हैं। पहले आपको हमेशा 1 डे ही निकालना पड़ेगा। फिर अगर वो 30 दिन बोल रहा है, 100 दिन बोल रहा है, 50 दिन बोल रहा है, तो हम अपने फॉर्मूले को क्या करते हैं, रिवाइज। तो लास्ट पॉइंट लिख लो, पॉइंट नंबर 8। हाउ टू कैलकुलेट एन डे वीएआर। एन मतलब कितने भी दिन, जो उसने हमसे पूछा हो, एन डे वीएआर कैसे निकालना है। एन डे वीएआर इज इक्वल टू 1 डे वीएआर √n। 1 डे वीएआर इंटू √n। तो इससे मैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का क्या निकाल सकता हूं, वीएआर कैलकुलेट कर सकता हूं। तो एन डे वीएआर, जैसे मान लो मुझे 10 दिन का निकालना है, तो 1 डे वीएआर निकालूंगा, √10 आ जाएगा। एन का मतलब है नंबर ऑफ डेज जिसका आपको वीएआर निकालना है। एन हेयर मीन्स number of days for which we have to calculate VAR, उसे हम बोलते हैं एन। तो इस तरीके से हम अपने VAR की क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे।